नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद है, हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर चुके हैं। इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें केवल मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इंट्रोडक्शन का क्लास दिया है। देखिए, आज के इस टॉपिक में या इस वीडियो में जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आज आपको सेल के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है, आप समझ लीजिएगा। मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा। हम सभी लोग यहाँ पे जो सेल के बारे में स्टडी करेंगे, याद रहे कि सेल हमारे पास यहाँ पे जो आप स्टडी करेंगे, ये दो तरह के सेल को स्टडी करेंगे। इनमें से एक टाइप के सेल को हम सभी लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक। और दूसरे टाइप के सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हमारे पास जो पहले टाइप का सेल होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, अगर इनकी कोई डेफिनेशन आप बताएं तो हम सबसे पहले आज आपको इन्हीं सेल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है? सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, हम उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का क्या है, सोर्स है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एक टाइप का क्या है, सोर्स है। और मैं इस सेल का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप घड़ी में देखते हैं बटन सेल लगा रहता है, वो जो बटन सेल होता है वो भी एक टाइप का क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। टार्च में देखिए जो लैक्लाउंसी सेल लगे रहते हैं या एवररेडी, जो भी सेल लगे रहते हैं, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, वो भी सेल एक टाइप का क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। अगर आपको याद हो तो टार्च वाले सेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं। फिर आप क्या करते हैं, बल्ब जोड़ते हैं, बल्ब क्या होता है, जलता है। तो वहां केमिकल्स एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी में। तो इस टाइप के सेल को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, आपको मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक पहले जनरल सा एक बेसिक पॉइंट समझा रहा हूं, उसे समझिएगा। आपको मैं इतने दावे के साथ बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो तरीका मैं बताऊंगा वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए आप पूरा अंत तक देखिएगा। और मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। अच्छा, कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी आदमी कैसे सोचा होगा कि हम केमिकल एनर्जी को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। यानी कैसे उसके माइंड में आया कि हम केमिकल से भी इलेक्ट्रिक को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो वैसे एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि उसने एक कंटेनर लिया, जैसे मैं ये ले रहा हूं। उसने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक्वस फॉर्म, यानी आप बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल लिया और उस इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का एक्वस फॉर्म लिया, यानी उसको हमने क्या किया, वाटर में डाल दिया। इतना डालने के बाद, इतना एक कंटेनर में उसने स्टोर किया, उसके बाद उसने इसमें एक जिंक की रॉड डाला। एक इसने क्या किया है, जिंक की रॉड डाली। ये आपके पास क्या है, एक जिंक की रॉड। यानी आप बोल सकते हैं कि मैंने जिंक की रॉड को यहां पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है, राइट। अब उसके बाद उसने कुछ क्या किया, ऑब्जर्व किया। कुछ टाइम के बाद, आप बोल सकते हैं आफ्टर सम टाइम, उसने कुछ ऑब्जर्व किया। तो हम सभी लोग एक काम करते हैं, उसके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको पहले पूरा का पूरा नोट करते हैं।
जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी उसने ऑब्जर्व किया था, उस ऑब्जर्वेशन को आप नोट करेंगे। उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया था। तो उसने पहला ऑब्जर्वेशन ये किया कि ये जो हमारे पास जिंक रॉड है, इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। यानी आप बोल सकते हैं कि वेट ऑफ जिंक रॉड विल डिक्रीजेस। क्या हो गया है, कम हो गया। जिंक रॉड का वेट कम हो गया। दूसरा इसने ऑब्जर्वेशन किया कि अगर कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो ये सॉल्यूशन आपका किस कलर का रहता है, ब्लू कलर का रहता है। इसका कलर धीरे धीरे गायब हो रहा है। यानी इसने सेकंड इसका ऑब्जर्वेशन ये किया, डिसअपीयरिंग ऑफ ब्लू कलर CuSO। ठीक है। और तीसरा इसने ऑब्जर्वेशन ये किया कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तीसरा ऑब्जर्वेशन उसके द्वारा था, ये जो सॉल्यूशन था इसका टेम्परेचर बढ़ गया। उसने थर्मामीटर डाला तो देखा पहले से ज्यादा टेम्परेचर। ठीक है। तीसरा इसने चौथा इसने एक ऑब्जर्वेशन ये किया कि यहां पर जो है कुछ चीजें नीचे ऐसे बैठी, मतलब उसने ये देखा कि रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट उसने पाया। यानी कुल मिलाकर आप खुद समझ सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही जिंक की रॉड को डाला, रॉड को डालने के बाद उसने कुछ ऑब्जर्व किया, जैसे जिंक का रॉड का वेट कम हो गया, जो सॉल्यूशन लिया गया था इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, और उसी जगह रेडिश ब्राउन क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है। वो इंसान सोचता है, वो साइंटिस्ट सोचता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा। तो उसका हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा देखिएगा, कंटेनर वही है, ऐसा क्यों हो रहा है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पास कॉपर सल्फेट था, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है वेट ऑफ रॉड ये कम हो गया। ये कम क्यों हुआ, उसको कैसे इसने देखा। तो जैसे ही आपके पास सॉल्यूशन था, वो ये देखता है जिंक की रॉड को हम जैसे डाले थे, उसके बाद हम देखते हैं जिंक की रॉड की कुछ शेप इस तरह से होगा। मतलब आप कुछ समझिएगा, जो हमारे पास जिंक रॉड होता है, जब आप उसको कुछ समय के बाद इसमें से निकालते हैं, उसमें ये देखते हैं कि कुछ पार्ट कट के क्या हो जाता है, निकल जाता है। और जब कट के निकल गया तो इसका मतलब उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। यानी इस रॉड का जो शेप है, इस शेप को देख के उसने ये डिसाइड किया कि जिंक रॉड का वेट क्या हो गया, कम हो गया। अब क्यों कम हो गया, हम उसको भी एक एक करके देखिए। जिंक रॉड का जो वेट कम हो रहा था, उसका क्या रीजन हुआ गया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। जो पहला था, इसका ये कंक्लूजन आया कि जो हमारे पास जिंक की रॉड है, वो सॉल्यूशन में जो है Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकाल रहा है। मतलब पहले का रीजन ये ढूंढा गया है कि आप बोल सकते हैं कि यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक रॉड, यानी जिंक के रॉड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस वजह से वहां पे वेट जिंक का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मेरी बात समझ में, ये एक पहला कंक्लूजन आया। दूसरा आपके पास क्या कह रहा है कि डिसअपीयरिंग ऑफ ब्लू कलर। अब अगर आपको याद होना चाहिए, जो कॉपर होता है, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है, किसकी वजह से होता है, Cu+2 की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि ये जो Cu+2 आपके पास सॉल्यूशन का है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या हो जा रहा है, सॉलिड में आ जा रहा है। तो इसी Cu+2 की वजह से उसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। अब अगर Cu+2 आपका Cu कन्वर्ट हो रहा है, तो Cu+2 क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है।
और जब Cu+2 कम हो जा रहा है, इसका जो ब्लू कलर है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो फेड होता चला जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। मेरी बात समझ में? और जब ब्लू कलर कम होता चला जाएगा तो यही आपका दूसरा उसने ऑब्जर्वेशन देखा था कि डिसअपियरिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। ये क्यों हो रहा है, ये आप बोल सकते हैं ड्यू टू रिडक्शन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ क्या चीज, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट बोलिए या Cu+2 बोलिए, बात ठीक है। अब आप सभी लोग थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर जब दोनों होते हैं तो वो एक टाइप का कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। मेरी बात समझ में आई आपको? और अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो हम थर्ड ऑब्जर्वेशन पे जाए, कह रहा है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीजेस। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक थर्मोमीटर लगाया गया, उस थर्मोमीटर से चेक किया गया कि पहले से ज्यादा टेम्परेचर पाया गया। इसका मतलब क्या होता है, अब आप बोल सकते हैं कि ये आखिर क्यों होता है, तो बोलेंगे ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये कैसा है, एक्सोथर्मिक नेचर का है। इस वजह से वहां पे क्या हो रहा है, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इससे ही क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने का जो रीजन ढूंढा गया वो ढूंढा गया रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से, ठीक है। और अगर पूरे रेडॉक्स रिएक्शन को कंबाइन करके लिख दें तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, Zn ये कौन सा है, रॉड का, इन दोनों को कंबाइन करो, 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड आपके पास क्या मिलेगा, Cu+2 किसका, सॉल्यूशन का, एरो मार्क, यहां पर मिलेगा Zn+2 सॉल्यूशन का, और Cu सॉलिड, यहां Cu कैसा मिलेगा, सॉलिड, ठीक है। ये एक टाइप का क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी इसी रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का बढ़ रहा है। बात समझ में आया? अच्छा, चौथा ऑब्जर्वेशन जो कह रहा है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है। आप देखिए सॉल्यूशन में कौन जा रहा है, Zn+2 जा रहा है। वो जो Zn+2 है, आप फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो जो Zn+2 है वो SO4-2 के साथ मिलके ZnSO4 बना रहा है, जो रेडिश ब्राउन जैसा दिखिए। अब आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि आखिरकार ये चारों के चारों जिसने ऑब्जर्व किया था ये बात, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि कैसे हम करेंगे कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो ऑब्जर्वेशन देखा, इस ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट आया, जो कंक्लूजन आया, इनसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल मिलेगा। हाँ भाई, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और वो कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रेडॉक्स हो रहा है। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिकल कैसे मिलेगा, उसका कॉन्सेप्ट उस साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जरा देखो कि जिंक जो रॉड है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और तुरंत जो है Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर दे रहा है। यानी जिंक द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। यहां पे एक ही कंटेनर में है तो ये डायरेक्ट हो जा रहा है, ये एक ही कंटेनर में है, ये क्या हो जा रहा है, डायरेक्ट हो जा रहा है। तो उसने सोचा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन जो जिंक दे रहा है और इलेक्ट्रॉन जो Cu+2 ले रहा है, अगर इनको हम एक वायर से कनेक्ट करा दें तो वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ऐसा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का वायर में चलना क्या कहलाता है, करंट होता है। बस उन्हीं के कॉन्सेप्ट को समझना है। ये एक्सपेरिमेंट एक कंटेनर में कराया गया तो ऐसा समझा गया। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम 2 कंटेनर में कराते हैं और तब हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस तो हो रहा है, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करें। हमें पता है कि हम हीट को कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल समझ में आता है कि हीट एनर्जी जो है वो आपका इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हीट एनर्जी बनी होगी,
बस उसी हीट एनर्जी को हमको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे करेंगे वो ये बताया गया, आइडिया लगाया गया कि आप इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को एक कंटेनर में ना करा के आप इसको 2 कंटेनर में कराइए। अब अच्छी तरीके से समझिएगा, पूरी की पूरी मैकेनिक्स बड़े अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा। ये कंटेनर में ले रहा हूं, ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है। अब हम बिल्कुल उन्हीं सारे रिएक्शन को 2 कंटेनर में कराएंगे। इस कंटेनर में भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा, इसमें में भी आप क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे। आप पहले पूरी मैकेनिज्म को समझिएगा एक एक करके। ये आपके पास जो कंटेनर लिया गया है, ये आपके पास है ZnSO4, इसमें मैं इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल लिया हूं और इसमें हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट लिया हूं। ये आप समझ सकते हैं कि ये एक टाइप के कैसे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल, ठीक है। और ये आपके पास भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। आई बात समझ में। अब इसमें हमने एक रॉड को डाला है, किस टाइप के रॉड को, इसमें हमने जो रॉड डाला है वो कौन सा डाला है, जिंक, ठीक है। और इसमें में भी एक रॉड आई है, थोड़ा सा मैं चेंजिंग दिखा दे रहा हूं। ये आपके पास है कॉपर सी, ठीक। यानी आपने 2 कंटेनर लिए, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डाला, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डाला। और अभी मैंने आपसे क्या कहा कि इन दोनों को आप वायर से कनेक्ट करिए, वायर से कनेक्ट करिए और इलेक्ट्रॉन को जो देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की जो बात है वो वायर के थ्रू ले जाए। समझ में? यानी आप समझिए यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम वायर के थ्रू ले जाने की बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन को वायर में चलना क्या कहलाता है, करंट। इस तरह से ये पूरा सेटअप बन गया। मतलब मैंने उस अकेले एक एक्सपेरिमेंट को हम 2 कंटेनर में करा रहे हैं। वहां 1 कंटेनर लिए थे, यहाँ पे मैं 2 कंटेनर ले रहा हूं, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं। अब कैसे होगी इसकी मैकेनिक्स उसे समझिए। देखिए सबसे पहले तो आप बात समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे मैं बता दे रहा हूं कि अगर इनिशियली देखेंगे, अगर आप इनिशियली देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो आपने जिंक की रॉड लिया है या कॉपर की रॉड लिया है, या जो आपने सॉल्यूशन लिया, चाहे ZnSO4 हो चाहे CuSO4 हो, ये सारी की सारी चीजें न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि ये जिंक की रॉड है, एटम से बना हुआ है, और एटम आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कॉपर की रॉड भी कॉपर एटम से बना हुआ है, वो भी एक टाइप का क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ ZnSO4 में देखो, जितना Zn+2 होगा उतना ही क्या होगा, SO4-2 होगा। ये दोनों इक्वल हैं, इस वजह से हम बोल सकते हैं ये भी क्या है, न्यूट्रल है। बिल्कुल वैसे ही कॉपर, आप ध्यान दीजिए, जितना Cu+2 होगा उतना ही क्या होगा, SO4-2 होगा। ये इनिशियल की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए बोल सकते हैं इनिशियल फेज में चाहे रॉड होगा चाहे सॉल्यूशन होगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल। लेकिन जब रिएक्शन हो रहा है, ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रहा होगा तो क्या होता है, आप उस बात को समझिए। जब रिएक्शन हो रहा होता है तो यहाँ रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, 2। एक टाइप का होता है, आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। पहले टाइप का रिएक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं।
यहां पर आप देखिए कि जो जिंक की रॉड होती है वो आपका Zn+2 सॉल्यूशन क्या करके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, यहां पे क्या हो रहा है, ये जो जिंक की रॉड हमारे पास है ये सॉल्यूशन में आ रहा है, किसके फॉर्म में आ रहा है, Zn+2 के फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहां पर, ऐसे आप ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रॉड पर क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आपका है वो किस पे है, रॉड पर है। बात ध्यान दीजिए, ये जो प्रोसेस आपका है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से, ये रिएक्शन की वजह से हो रहा है। और दूसरे टाइप का जो रिएक्शन था अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पर Cu+2 आपका कहां पर है, सॉल्यूशन में है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cu और अगर हम इन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कहां पे आएंगे, रॉड पे। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये जो सॉल्यूशन में Cu+2 है ये कहां जा रहा है, रॉड पे जा रहा है, क्योंकि रॉड पे कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि रॉड पर कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू आ रहा है, थोड़ा सा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन आपका वायर के थ्रू आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का वायर के थ्रू आना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। अब आप खुद समझ लीजिए कि Cu+2 जो है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वायर पे जा रहे हैं, तो जिससे यहाँ पर Cu+2 किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर में, और यहाँ पर जो है जिंक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए खुद अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, Zn+2। ठीक है, अच्छा और भी बातों को मैं समझा रहा हूं, उन्हें भी आप अच्छे तरीके से समझिएगा। होता क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे पहली बात आप बोल सकते हैं, जैसे अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो एक ऑक्सीडेशन जो पोर्शन होगा वो एकदम अलग होगा, और जो रिडक्शन पोर्शन होगा वो एकदम से क्या होगा, अलग। अगर हम इन्हीं सारी बातों को हम थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश करें कि देखिए इसमें और इसमें एकदम अलग अलग बातों को मैं समझा रहा हूं। अगर हम सॉल्यूशन पर देखें तो Zn+2 जो है उसका कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। इससे हम कह सकते हैं Zn+2 जो है SO4-2 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो अब न्यूट्रल नहीं रहा, उस सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बात मेरी समझ पाए। दूसरी बात ध्यान दीजिए, जो हमारे पास रॉड है, इस रॉड पर कौन आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ये जो रॉड हमारे पास है ये कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज। बात मेरी समझ में, यानी अगर हम इस रॉड की बात करें तो आप बोल क्या सकते हैं, ये रॉड आपका एक निगेटिव प्लेट हो गई। कैसी प्लेट हो जाएगी, निगेटिव प्लेट। और ये जो सॉल्यूशन आपका है ये पॉजिटिव नेचर का हो गया। इस बात को थोड़ा सा समझिए। बिल्कुल वैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन में आप देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ का Cu+2 Cu कन्वर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं Cu+2 आपका कम होता जा रहा है। शुरुआत में तो बराबर था, इसका मतलब है कि जो SO4-2 है वो Cu+2 के कंपेयर में क्या हो गया, बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो निगेटिवली चार्ज हो गया। और उसी जगह पर हम रॉड की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि रॉड आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यानी अगर इस सिचुएशन में देखें तो रॉड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो सॉल्यूशन आपका होगा इस पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। हाँ, एक बात मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो अभी भी पूरा सिस्टम न्यूट्रल है। अगर आप किसी स्पेशल रॉड की बात करें तो उस पे चार्ज है, इस जिंक वाले रॉड पे निगेटिव है, कॉपर वाले रॉड पे पॉजिटिव है, यहां सॉल्यूशन पे पॉजिटिव है और यहां सॉल्यूशन पे निगेटिव है। पर अगर पूरा नेट चार्ज की हम बात करेंगे तो नेट चार्ज अभी भी क्या है, जीरो, क्योंकि यहां जितना आपके पास निगेटिव रहेगा सॉल्यूशन में उतना क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहां जितना पॉजिटिव रहेगा सॉल्यूशन में उतना क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं टोटल नेट कितना होगा, जीरो आएगा। बात समझ पाए। अब आप ये बताइए, ये वाला जो कंटेनर आपके पास है, ये वाला जो सेल है, अगर आप ध्यान दें तो सेल की हम बात कर रहे हैं,
तो ये आपका एक पूरा कंप्लीट सेल बना है। तो इस सेल के दो हिस्से हैं, एक ये और एक ये। इस तरह से हम इस वाले को क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं, और इसे भी हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। क्योंकि यहाँ सेल कितने टाइप के हो गए, दो टाइप, एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है। आप एक हाफ सेल में देखें तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे हाफ सेल में देखें तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बात ध्यान दीजिएगा, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी प्लेट कैसी चार्ज है, नेगेटिव प्लेट, और जहां रिडक्शन हो रहा है उसकी प्लेट कैसी है, पॉजिटिव है। अब आप बताइए, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, इस बात को याद रखिएगा, जिस जगह पर भी ऑक्सीडेशन होता है वो आपका एनोड होता है। यानी याद रखने वाली बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि हम सभी लोग ये बोलेंगे, कहीं पर भी अगर ऑक्सीडेशन हुआ है हम उसे क्या नाम देते हैं, एनोड। और जहां कहीं पे रिडक्शन होता है हम उसे क्या नाम देते हैं, कैथोड। मेरी बात पूरी समझ में आपको? यानी अगर हम एक एक करके अब हम समझाएं, ये वाला पूरा का पूरा जो चैम्बर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो मैंने यहाँ लिखा वही सारी चीजें यहाँ लिख रहा हूँ। इसे हम हाफ सेल को क्या क्या नाम दे सकते हैं? पहली बात, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह सकते हैं। HC मतलब क्या है, हाफ सेल। इन्हें क्या नाम दिया जा सकता है, इन्हें नाम दिया जा सकता है रिडक्शन हाफ सेल। बात को समझिएगा। दूसरी बात ये है, यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा होगा, एनोड, तो हम एनोड हाफ सेल कह सकते हैं, और इन्हें क्या कह सकते हैं, कैथोड हाफ सेल कह सकते हैं। अच्छा, एक बात और है कि अगर हम प्लेट पे देखें, यहाँ एनोड वाला निगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इसे निगेटिव प्लेट हाफ सेल कह सकते हैं, और इसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव प्लेट हाफ सेल कह सकते हैं। बात मेरी समझ है? और एक लास्ट टाइप का आप बोल सकते हैं, और वो आपके पास ये होगा, ये हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, इसलिए आप इसे लेफ्ट हाफ सेल कह सकते हैं, और इसे आप क्या कह सकते हैं, राइट हाफ सेल कह सकते हैं। अच्छा, ये जो चारों के चारों नाम हैं वो सभी के सभी का मतलब एक ही जैसा। इनको शॉर्टकट याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। L लीजिए, O लीजिए, A लीजिए, N लीजिए, तो हम लिख सकते हैं LOAN, लोन हाफ सेल। ये याद करने का एक सिंपल तरीका आपको बता रहा है। L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। यहां हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, RCRP हाफ सेल, ऐसा आप याद करिए। R फॉर राइट, C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन, P फॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे हमने जब इनकी मैकेनिज्म को समझा, ये पूरा का पूरा ऐसा मिल रहा है। अच्छा, इनमें और भी सारी बातों को आप थोड़ा समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक पॉइंट है। आपसे मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप पूरा का पूरा अच्छे से इसकी स्टडी करना है। वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर क्या आ गया, नेगेटिव आया, इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो जब इस पर पॉजिटिव आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा इस सॉल्यूशन में ऐसे पॉजिटिव डेवलप होता जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? जब पॉजिटिव डेवलप होता जाएगा, इस रॉड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी आप बोल सकते हैं कि एक अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, काम करेगा। यानी अगर इस सिचुएशन में देखें, यहां मैं लिख दे रहा हूं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का आगे की ओर जाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ नहीं जाएगा तो आप खुद बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का आगे की तरफ ना जाने का मतलब क्या है, करंट का मिलना क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। बिल्कुल वही चीज यहां पर देखिए क्या हो रहा है।
यहाँ पे रॉड तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये आपका कंटिन्यू क्या बनता जा रहा है, निगेटिव बनता जा रहा है। अच्छा, इसके निगेटिव बनने से क्या प्रॉब्लम आने वाली है? जब लगातार निगेटिव बनता जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर भी कैसा चार्ज है, निगेटिव, और यहाँ निगेटिव और ये निगेटिव दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं, यहाँ पर एक रिपल्सन फोर्स काम करने लगेगा, और जब रिपल्सन फोर्स काम करने लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ नहीं पाएगा। बात मेरी क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सेल काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, तो वहां पर आप करंट नहीं पाएंगे। तो फिर सोचा गया आखिरकार क्यों हो रहा है, तो यही आया रिजल्ट, सॉल्यूशन में चार्ज के डेवलपमेंट होने की वजह से सेल कुछ देर बाद काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। फिर सोचा गया क्या मैं इसकी लाइफ बढ़ा सकता हूं, तो आंसर यही है, जिसकी वजह से सेल काम करना बंद हो रहा है उस वजह को वही हटा दो तो सेल काम करना चालू कर देगा। इसीलिए जो है साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर मैं इस प्लस को हटा दूं, प्लस को न्यूट्रलाइज कर दूं और यहाँ माइनस को मैं न्यूट्रलाइज कर दूं तो सेल काम करना क्या कर देगा, चालू कर देगा। इन सॉल्यूशन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए और सेल की लाइफ को और बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नए चीज का एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया था और उसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज कहते हैं। उसे हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, साल्ट ब्रिज कहते हैं। जो साल्ट ब्रिज होता है ये यू शेप का एक इनवर्ट ट्यूब होता है। इनवर्ट मतलब उल्टा, यू शेप का एक इनवर्ट क्या होता है, ट्यूब होता है, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल डाला जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल डाला जाता है। कौन कौन से, जैसे KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, NaNO3 हो सकता है, NH4Cl हो सकता है। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल रहेगा। तो यहां पर हम बना लेते हैं एक यू से साल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, कि साल्ट ब्रिज को हम यूज करने पे क्यों मजबूर हुए। उसकी दो वजह थी, एक हमको लाइफ बढ़ानी है सेल की, ताकि सेल आपका काफी देर तक काम करे। तो ये आपके पास क्या होगा, साल्ट ब्रिज। तो अगर अब आपको सेल की पूरी डेफिनेशन सुनना हो तो क्या बोलेंगे, हाफ सेल एनोड वाला, हाफ सेल कैथोड वाला और ये साल्ट ब्रिज, जब इन सबको एक कर देते हैं एक सेल का क्या होता है, निर्माण। तो अब आप बताइए इस साल्ट ब्रिज में क्या चीज है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है। मतलब आप खुद समझिए कि यहाँ पर या तो प्लस है या तो क्या है, माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल मतलब ही होता है कोई ना कोई पॉजिटिव या निगेटिव रहेगा। अब क्या होगा, जैसे इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव है, तो इस साइड कौन आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव को हम क्या कहते हैं, एन आयन कहते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं एन आयन आपका इस तरफ मूव करेगा और यहाँ के प्लस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। एन आयन आपका एक ट्रिक भी याद रखिए कि एन आयन का मूवमेंट किसकी तरफ है, एनोड की तरफ। ये ट्रिक अपना, ये प्लस वाला क्या होगा, इसकी तरफ आएगा, निगेटिव सॉल्यूशन की तरफ। यानी जो आपके पास केट आयन है वो आपका कैथोड की तरफ जा रहा है, कैथोड वाले पार्ट में जा रहा है, और यहाँ के सॉल्यूशन के निगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब इनके पॉजिटिव खत्म हो जाएंगे, इनके निगेटिव खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई नहीं है और यहाँ इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कोई नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू क्या होगा, चलेगा, करंट आपको काफी देर तक क्या होगा, मिलेगा। इस तरह से हमने मैकेनिज्म आपको समझाया कि आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका काम कैसे करता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अच्छा, वैसे मैथ में तो फिजिक्स में भी देखिए तो क्या बोला जाता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है। यहाँ पर भी बता सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन आपका इधर फ्लो कर रहा है निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही क्या रहता है, करंट होता है। यानी आप खुद बोल सकते हैं करंट आपका पॉजिटिव से क्या है, निगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है
पर करंट की बात करेंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव है, मतलब फिजिक्स के दृष्टिकोण से भी यहाँ पे गलत नहीं होगा, एकदम सही। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सभी लोग एनोड को अक्सर पॉजिटिव प्लेट बोला है और कैथोड को आपने निगेटिव प्लेट बोला है, लेकिन ये ऐसा केस है जिसमें आप एनोड निगेटिव प्लेट पाएंगे और कैथोड पॉजिटिव प्लेट पाएंगे। इस तरह से आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया कि आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका कैसे काम करता है। हम सभी लोग इसी को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। अब से अगर गैल्वेनिक सेल पूछ लेता है तो उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या होगा, ऐसा ही रहेगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में साल्ट ब्रिज के बारे में बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि साल्ट ब्रिज को हम कैसे बनाएंगे या उसको कैसे यूज करेंगे, उनके फंक्शन क्या है। तो आप वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और आप इस पूरे वीडियो को देख के अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।